नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ पर इन दिनों मौसम की दोहरी मार है। ऐसा मानसून के असामान्य होने के चलते हुआ है। मतलब कई जिलों में इतनी बारिश हो रही है कि नदी नाले सड़कें गलियां सब जलमग्न हैं। तो कहीं मानसून की बेरुखी का आलम यह है कि किसान कम बारिश से परेशान हैं। धान की बुआई के लिए मेघराज के आने का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मॉनसून हुआ बेईमान, कहीं सूखे ने निकाली लोगों की जान, कहीं जमकर इंद्रदेव हुए हैं मेहरबान, कहीं बूंद बूंद को तरस रहे किसान, सूखे पड़े कई जिलों में खेत खलिहान, कहीं सड़कें गलियां पानी में डूब गए, नदी नाले सब बारिश से उफन रहे, कहीं जमकर बरस रहे, कहीं लोग तरस रहे। छत्तीसगढ़ धान का कचोरा कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों का एक बड़ा तबका धान की फसल पर निर्भर है। इंद्रदेव मेहरबान होते हैं तो किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। लेकिन इस बार मॉनसून छत्तीसगढ़ में जरा बेईमान हो चुका है। ये हम नहीं, मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं। तस्वीरें भी कुछ यही हकीकत बयां कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश बीजापुर में हुई। यहां करीब 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दंतेवाड़ा के बड़े बचेली में 70.6 मिलीमीटर, जांजगीर के शिवरी नारायण में 81.3 मिलीमीटर, मुंगेली के पथरिया में 89 मिलीमीटर, रायगढ़ के सारंगढ़ में 85.3 मिलीमीटर और बलौदाबाजार में 82 मिलीमीटर बारिश हुई है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी करा रही हैं। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे हैं जहां किसान बारिश को तरस रहे हैं। बलरामपुर में 66% कम बारिश हुई, जशपुर में 71% कम बारिश हुई, सरगुजा में भी 66% कम बारिश दर्ज की गई, कोरबा में 29% कम बारिश, तो कोरिया में 48% बारिश में कमी, रायपुर में 36% कम बारिश हुई है। वहीं रायगढ़ में 20% की बारिश में कमी देखी गई है। पूरे सूबे की बात करें तो इस साल मॉनसून कहीं बेईमान है तो कहीं मेहरबान। आंकड़े देखिए। छत्तीसगढ़ में मॉनसून बेईमान, प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश, प्रदेश के 7 जिलों में नॉर्मल बारिश, प्रदेश के 5 जिलों में औसत से कम बारिश, प्रदेश के बाकी जिलों में बारिश बहुत कम हुई। जुलाई का आधा महीना गुजर चुका है, सावन भी शुरू हो चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिन किसानों के हिस्से की बारिश अभी नहीं हुई है, उन जिलों में इंद्रदेव मेहरबान होंगे और जिन जिलों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं, उन जिलों में अब बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं गोंडा गांव से। विवेक, कहीं तरस रहे हैं तो कहीं बरस रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा बारिश है तो कहीं पर सूखे के हालात हैं। आखिर आपकी क्या स्थिति है, कैसे हालात हैं वहां पर? देखिए रनु जी, जिस तरीके से मानसून का रुख है वो कोई नहीं समझ पाया है। बस्तर में देखिए, बस्तर की हालात है, जैसे दक्षिण बस्तर में भारी बारिश है। कोंडागांव जिले की यदि बात करें तो एक दिन की राहत जो मिली है लोगों को, लेकिन मौसम का जो आसार दिख रहा है वो ये है कि कभी भी बादल बरस सकते हैं। लेकिन अभी ये स्थिति बनी हुई है कि शहरी इलाकों में तो स्थिति सामान्य हो गई है, पर जो अंदरूनी इलाके हैं, खासकर जो भंवरडी नदी है उधर और बारदा नदी के किनारे में जो गांव बसे हैं, वो आज भी जिला मुख्यालय से उनका संपर्क टूटा हुआ है। यही हाल माकड़ी ब्लॉक के क्षेत्र में है, जहां सबसे ज्यादा बारिश इस जिले में हुई है। वहां पर भी नदी नाले अपने पूरे सवाब पर हैं और ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और रही किसानों की बात, तो आज ये है स्थिति है कि शहर में ही जो किसानों के खेत हैं वो पूरे तालाब बन गए, लबालब पानी से भरे हुए। जिन किसानों ने बीच में बीज डाले थे उनके बीज सड़ गए हैं और जो रोपा के लिए लगाए हुए थे
वो उनके धान बह गए हैं। अब किसान ये देख रहे हैं कि बारिश का पानी जो खेतों में भरा है वो जहां उतरे तो फिर वो रोपा की खरीदी जिसके पास यदि सुरक्षित रखा होगा उससे धान का रोपा खरीदेंगे और अपने धान में अपने खेती को लहलाएंगे। तो ये स्थिति है कि मानसून का असर इस बार इतना ज्यादा दिख रहा है कि बारिश के कारण चारों ओर सिर्फ ये है कि परेशानी ही लोगों के लिए सबब का कारण बनी हुई है। जी वाकई तस्वीरें भी हम देख रहे हैं विवेक कि किस तरह से बारिश हुई है और हाहाकार हर जगह मचा हुआ है। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि किसान सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके खेतों में पानी भर चुका है। क्या अभी तक कोई निरीक्षण करने पहुंचा हो, कोई राहत की बात उन्हें कही गई हो? क्या स्थिति इस बारे में? देखिए रमन जी, जिस तरीके से यहाँ पर हर साल बाढ़ की स्थिति आती है और हर साल बारिश से पहले बाढ़ आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की बात होती है, पर इसमें सबसे बड़ी लापरवाही एक बार जिला प्रशासन की देखने को आई कि पूर्व जो कलेक्टर थे उन्होंने बाढ़ आपदा प्रबंधन की बैठक लेना ही उचित नहीं समझा था, ना कोई व्यवस्था की थी। अभी जो कलेक्टर तबादला होकर दीपक सोनी जो दंतेवाड़ा से यहाँ है, उन्होंने जब बाढ़ के हालात देखे तो बाढ़ आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की। अब वो जैसे जैसे अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं उस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं और जो किसानों की स्थिति है उनको देखने के लिए अभी तक तो कोई अधिकारी निकला नहीं है। ये कहा जाए कि जो अधिकारी हैं वो सिर्फ जब तक उनको ऊपर से आदेश ना हो या जब तक कोई उन पर चाबुक ना लगाए आदेशों का, तब तक वो अपने फील्ड में नहीं निकलते। उन्हें ये इस बात का मतलब नहीं है कि किसानों की कितनी परेशानी बढ़ गई है, किसान कितने परेशान है। क्योंकि जो किसान पहले कम बारिश के कारण फसल ना होने के लिए परेशान थे, अब अधिक बारिश से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, खेतों में लगे हुए धान के रोपे हैं वो बह गए, बीज बह गए। अब वो किसान परेशान है तो उसको लेकर वो अधिकारियों को उनका जायजा लेना चाहिए था। सबसे बड़ी बात ये थी रेणु की जो खाद की समस्या थी, किसानों ने जुगाड़ करके कैसे भी करके खाद की व्यवस्था की थी, खेतों में डाला था, सारी अब पानी में मिल के मिट्टी हो गई है। तो अब किसानों को राहत का मरहम की जरूरत है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है। विवेक, ये तो किसानों की बात हुई, आम जनता का क्या? जहां पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, बस्तियां हैं, बाढ़ के हालात हैं, हम तस्वीरें देख ही रहे हैं कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। उनके लिए किस तरह का राहत बचाव कार्य, उन्हें कहां सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है? जहां वो जैसी स्थिति में वहां से निकाला गया, नहीं निकाला गया, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए जिस तरीके से भांवरडीह के उस पार जो कम से कम 20 से 25 गांव हैं जो काफी संवेदनशील थे पहले नस्लीय मामले में, और विकास के नाम पर भी उनको एक तरीके से कहा जाए कि वो भी संवेदनशील है। और उस भांवरडीह नदी में कोई पुल नहीं है, ग्रामीणों को पुल जब नदी सूखती है तब उससे आना जाना पड़ता है या नाव के सहारे। लेकिन अब वहां पर जब बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तो अभी तक कोई वहां पर राहत कार्य नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी ये नहीं पहुंचा कि ग्रामीणों की हालात क्या है, किस तरीके से देखा जाए, उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए, उनको किस तरीके से मदद मुहैया कराई जाए। और जैसे हमने इधर फुंडेर बारदा नदी के उस पार के गांव के उप सरपंच से पूछा था तो उनका कहना था कि भैया हमारा तो कोई पूछने वाला है नहीं, हमको यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको ले जाने में दिक्कत होगी, हमारा जो ग्रामीण बीमार हो जाता है तो यह है कि इलाज के अभाव में उसकी मौत भी हो सकती है। कई गाँव की बिजली की हालत यह है कि कई गाँव में ट्रांसफार्मर जल गए हैं, लेकिन वहां पर कोई अभी ना तो अधिकारी वहां पे पहुंच पा रहे हैं, ना उस गांव की व्यवस्था समझ। कई गांव 3-3, 4-4 दिन से अंधेले में पड़े हुए हैं। तो ये हाल है कि जो सामान्य जनजीवन है अंदरूनी इलाके में वो भी काफी परेशानी झेल रहे हैं। जी, बारिश के समय में हमने देखा है हादसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, लोग अपनी जान जोखिम पर डाल करके पुल पुलिया पार करते हैं, नदी नाले बहुत ज्यादा उफान पर होते हैं, पर फिर भी उसे पार करने की कोशिश करते हैं और कोई सफल होते हैं, कोई नहीं होते हैं, कई बार जान भी चली जाती है। तो इस बार इसे लेकर के प्रशासन कितना अलर्ट है और व्यवस्थाएं कर रहा है? इसमें एक अच्छी बात यह रही कि जैसे ही यहाँ पे नारंगी नदी में बाढ़ की स्थिति बनी तो तत्काल एसपी और कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर मुआयना लिया और वहां पर एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों की टीम को तैनात कर दिया था। बैरिकेड लगा दिए थे कि जब तक पुल से पानी ना उतरे तब तक कोई इसमें उससे पार ना जाए। तो ये एक रोक लगाई थी। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली कि जिला प्रशासन ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लिया, क्योंकि ये था कि जैसे नारंगी नदी में दो पुल पड़ते, एक जोंधरा बदर का है और एक बमनी पुल है। इसमें हमेशा लगातार शासकीय कर्मचारियों का, शिक्षकों का आना जाना लगा रहता है। तो हर कोई जो शहर छोड़कर जब अपने गांव जाता है वहां से वापस लौटते समय
किसी न किसी हालत में वो अपने घर पहुंचने की जुगत करता है और रिस्क भी उठाता है। इन सबको देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरा रोक लगा दिया था, बैरिकेड्स लगा दिया था ताकि कोई इस पार ना जा सके। तो इसमें ये हुआ, इस बार ये हुआ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया और लोगों को रोक दिया गया, और जो वहाँ पे रुके हुए थे उनके लिए जो व्यवस्था थी दूसरे मार्ग से उनको निकालने की, वो की गई थी। जी विवेक, कुछ तस्वीरें हमने ऐसी भी देखी हैं, छोटे छोटे स्कूली बच्चे होते हैं, चूंकि अभी स्कूल का समय है, बच्चों ने जाना शुरू किया है, इतनी भारी बारिश है, तो हमने ऐसी कुछ तस्वीरें पिछली बार भी देखी थी कि बच्चे वही गंदे पानी में से भीगते हुए जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, पुलिया का प्रबंध नहीं है, कई बार गुहार लगाई गई। आखिर उन एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ, और आखिर अभी किस तरह की, अगर हम देखें कि टेम्पररी भी अगर कुछ मदद वहां पर की जाए तो क्या की जा रही है, व्यवस्था कुछ की जा रही है? ये इस मामले में एक चीज है कि इस मामले में जिला प्रशासन पूरा बेसुध बना हुआ ये कहा जा सकता है, क्योंकि हमने भी कई तस्वीरें दिखाई थी कि पहली बारिश में जहां स्कूल चूर रहे थे, कहीं पे बिल्डिंगें गिरने की स्थिति में थी और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की थी। हमने इसकी तस्वीरें भी दिखाई थी, गांव के बच्चे नदी नाले पार करके जा रहे थे, पर यहाँ पर जिला प्रशासन ने ना आज तक उस बिल्डिंग की कोई व्यवस्था की है और ना ही वह बच्चों की कोई सूद ली है। सबसे बड़ी बात यह थी कि पूर्व कलेक्टर ने एक स्कूल बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन उनके जाते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने उस आदेश को बदल दिया। ये कह दिया कि जब राज्य शासन अनुमोदन देगा तब यहाँ पर हम बिल्डिंग को ध्वस्त करेंगे। तो मतलब ये था कि हाल ये है कि अधिकारी अपनी मर्जी से चल रहे हैं, बच्चों के साथ क्या हो रहा है या ग्रामीणों के साथ क्या हो रहा है इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अभी नए नए कलेक्टर आए हैं तो उनको इलाके की जानकारी जैसे अधिकारी देंगे या जैसे जानकारी लेंगे उस हिसाब से वो व्यवस्था करेंगे। पर पूर्व की व्यवस्था देखें और अभी वर्तमान की जो हालात देखें उसमें स्कूली बच्चों के लिए हो या ग्रामीणों के लिए कोई व्यवस्था इस तरीके से बनती नजर नहीं आ रही है। ना कहीं पे कोई ऐसा संतुष्ट है कि हमारे पूरी व्यवस्था की गई है या हमारे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था की गई है या स्कूली बच्चों के लिए कोई सोचा गया है। जी ठीक। विवेक, अगर हम मेन रोड की बात करें तो आपके यहाँ क्या स्थिति है मेन रोड की? अगर हम बात करें गली कुचों की तो क्या ही बात की जाए, क्योंकि ये तस्वीरें सबके सामने ही हैं। मेन रोड की बात की जाए, वहां पर किस तरह के हालात हैं? आप बता रहे भारी बारिश है, हाहाकार मचा हुआ है, तो क्या रोडों की भी ऐसी स्थिति है, ट्रैफिक व्यवस्था भी इसी तरह से लचर नजर आ रहा है? देखिए रेणु जी, जिस तरीके से भारी बारिश हुई तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गौरव पथ होता है जहां पर लोगों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, आम शहर के नागरिक ग्रामीण उस रास्ते से आते जाते हैं, आज उसकी हालत ऐसे है कि लोग कहते हैं कि तो स्विमिंग पूल बन गया, नगर पालिका ने या जिला प्रशासन ने स्विमिंग पूल बना दिया है ताकि यहाँ पर लोग नहा सके। ये इस तरीके के व्यंग्यात्मक कमेंट्स आ रहे हैं। कई जगह के पे पुल बना हुआ है, पुल बना दिया गया था, ग्रामीणों की मांग पर एक पुल बना के दिया, लेकिन पहली बार इस बार की बारिश में 5 दिन की बारिश में पुल बह गए हैं, लोगों को खतरा उठा के आना जाना पड़ रहा। तो ये स्थिति यहाँ पर है कि सड़कों में मेन रोड जो नेशनल हाईवे है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर एक व्यवस्था तो थोड़ी चुस्त दुरुस्त दिख रही है, लेकिन जो वार्डों की गलियां हैं या गौरव पथ है या बाकी जगहों पे सड़कों की व्यवस्था बहुत बदहाल है। लोगों को बहुत मुश्किल उठाकर आना जाना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी चूक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। ठीक ठीक, आप लगातार बने रहिएगा। विवेक, सूरज गुप्ता बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आखिर बलरामपुर की कैसी स्थिति है? कहीं पर बदरा बरस रहे हैं तो कहीं पर तरस रहे हैं लोग, किसान भी परेशान हो रहे हैं। बलरामपुर का क्या अपडेट? मैं बता देना चाहूंगा कि बलरामपुर जिले में काफी निराश होकर लौट रहे हैं। बलरामपुर जिले में बारिश की काफी कमी है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान है। अगर आंकड़े की बात करें तो बलरामपुर जिले में आज, अगर बलरामपुर विकासखंड में बात करें तो बलरामपुर में 0.0 मिलीमीटर, कुसमी में 2.0 मिलीमीटर, शंकरगढ़ में 0.0, रामानुजगंज में 0.0, राजपुर में 0.0, वाड़कनगर में 0.0। अगर औसत वर्षा की बात करें तो 0.3 आज वर्षा हुई है। वहीं 1 जून से और आज तक की बात करें तो बलरामपुर विकासखंड में 88.4 की बात करें तो बलरामपुर विकासखंड में 88.4, कुसमी विकासखंड में 297.0 मिलीमीटर, शंकरगढ़ विकासखंड में 48.6 मिलीमीटर, रामानुजगंज विकासखंड में 50.4, राजपुर विकासखंड में 37.5, वाड़फनगर में 200.2 मिलीमीटर। योग वर्षा टोटल अगर बात करें तो 722.1
मिलीमीटर वर्षा हुई है। अगर पिछड़े आंकड़े की बात करें तो पिछड़े आंकड़े में अब तक बलरामपुर जिले में 198.7 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी थी बलरामपुर विकासखंड में, और वही कुश्मी विकासखंड में 449.3, शंकरगढ़ विकासखंड में 224.8, रामानुजगंज में 230.4, राजपुर में 343.6, वाड़फनगर में 319.1, औसत वर्षा 294.3 मिलीमीटर हुई थी। लेकिन इस बार काफ़ी औसत कम है, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान है। किसान काफ़ी हताश और निराश है। बारिश नहीं होने की वजह से किसान काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। जी सूरज, बुवाई का समय है, बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान हो रहे हैं। आखिर कैसे हल निकलेगा ये तो ऊपर वाले पर निर्भर करता है। आखिर किसान वहां के क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार था बारिश का। जी, हमारे जैसे किसानों से बात हुई तो किसान का कहना था कि हम ऊपर की पानी से, मतलब आसमानी पानी से वो निर्भर हैं, और उन्हें बारिश नहीं होने से काफ़ी निराशा हुई है। उनका कहना है कि हम इस बार जो भी खेती कर रहे हैं भगवान के भरोसे खेती कर रहे हैं। अगर उनकी फसल नहीं हुई तो उनकी जमा पूंजी जो खेतों में लग रही है वो भी उनकी खत्म हो जाएगी और वो कर्ज तले दब जाएंगे। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हम बलरामपुर जिले में सिंचाई के साधन कम होने की वजह से किसान बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं, और उन्हें अगर बारिश इस बार कम हो रही है जिससे वह काफ़ी हताश और निराश दिख रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया विवेक आपका। सूरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह को हार्ट अटैक आया है। रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रामानुजगंज से कांग्रेस के विधायक हैं बृहस्पति सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह को हार्ट अटैक आने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर के निजी अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती करा दिया गया है। रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक हैं बृहस्पति सिंह। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, बृहस्पति सिंह को हार्ट अटैक आया है, अस्पताल में भर्ती हैं, आखिर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए कल उनको पेन हुआ था, चेस्ट पेन हुआ था। उसके बाद में बलरामपुर जिला अस्पताल ले जाया गया था, और वहां पर जब स्थिति नहीं संभली तो उसके बाद राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल लाया गया, बालाजी हॉस्पिटल, और वहां पर उनकी जांच कराई गई। अभी उनकी स्थिति स्टेबल है, और जांच में पता चला कि ये जो पेन हो रहा था वो हार्ट अटैक का पेन था। अभी उन्हें भर्ती कराया गया है, और फिलहाल डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो स्टेबल बनी हुई है। जो बृहस्पति सिंह है वो लगातार काफी चर्चाओं में रहते हैं, और जो है वो अभी उनको हॉस्पिटल लाया गया है, यहाँ पर रायपुर के निजी अस्पताल में वो भर्ती हैं, और अभी स्थिति जो है वो डॉक्टर ने स्टेबल बताया है। ठीक, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के उन शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को उस वक्त राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मार्च को नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐलान किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान कर कर्मचारी अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया, जिसका प्रकाशन राजपत्र में 11 मई 2022 को किया गया। राज्य सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के मुताबिक नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी गई। साथ ही सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जा रही है। भविष्य में पेंशन नहीं मिलने से कर्मचारी अधिकारी नाराज थे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शासकीय कर्मियों की उस तकलीफ को समझा। पुरानी पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि रिटायर मृत हुए कर्मचारियों के प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना अनुरूप पात्र शासकीय सेवक परिवारों को लाभ देने का ऐलान किया है। सरकार की इस सकारात्मक सोच को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कहते हैं, हिंदुस्तान में कोरोना काल में कर्मचारियों का वेतन की कटौती की गई थी। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां उनकी वेतन की कटौती नहीं की गई। पूरे देश में पेंशन के बारे में पुरानी पेंशन की मांग जा रही है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक हमारे छत्तीसगढ़ पहला सरकार है
जो कर्मचारियों के पेंशन का पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। साल 2018 में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के स्लोगन के साथ कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन लागू करना भी शामिल है। और शायद यही वजह है कि अब लोग कहने लगे हैं कि मेरा प्रदेश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।